वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज का टॉपिक है शुंग काल। मौर्य काल के बाद में आता है शुंग काल और जिसकी समय सीमा रही है 184 बीसी से 175 बीसी। देखिए, अगर इस वंश के संस्थापक की बात करी जाए तो वो था पुष्यमित्र शुंग तथा इस वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। और ये जो काल है ये कला एवं साहित्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं कला यानी विजुअल आर्ट, और हम जो भी पढ़ेंगे वो कला से संबंधित पढ़ेंगे। तो हम शुंग काल के बारे में वो नहीं पढ़ेंगे जो इतिहास है, हम वो पढ़ेंगे जो कला की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि कला में शुंग काल के समय में कला में क्या उन्नति हुई, क्या विकास हुआ। तो जो ये शुंग काल है इसके समय में कला एवं साहित्य का बहुत ही विकास हुआ और इसीलिए कला एवं साहित्य के लिए ही ये प्रसिद्ध है। इस काल में जो कला के विषय थे वो लौकिक थे, यानी कि मानवीय जीवन पर आधारित थे। जो भी कला के में चित्रकारों का विषय था वो मानव जीवन पर आधारित था, चाहे उनकी एक्टिविटीज़ हों, चाहे जो है उनका कैसे वो समाज को देखते थे, उनका समाज को देखने का दृष्टिकोण हो, या जो उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे वो हों। अगर बात करें शुंग काल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम शुंग काल में जो कला के प्रमुख केंद्र थे वो थे भरूच, सांची और बोधगया। तो हम बेसिकली शुंग काल में भरूच, सांची और बोधगया को ही पढ़ेंगे। इस समय जो कला विकसित हुई, देखिए जो भी कला विकसित होती है वो कोई ना कोई उसकी शैली होती है। तो इस समय जो कला एवं साहित्य विकसित हुआ, जो कला और स्थापत्य का विकास हुआ वो वनस्पतिक शैली पर आधारित था। किस शैली पर आधारित था? वनस्पतिक शैली पर। अगर बात करें शुंग काल का प्रसिद्ध स्तूप तो वो था भरूच का स्तूप। ठीक है, और पिछले जो मौर्य काल हमने पढ़ा था तो उसमें कौन सा प्रसिद्ध स्तूप था? सांची का स्तूप। और शुंग काल में हम पढ़ेंगे भरूच का स्तूप। अशोक की अगर बात करें तो इसमें देखिए अशोक ने क्या किया था। देखिए, जो शुंग काल है वो मौर्य काल के बाद में आता है, तो इसलिए जो हम पढ़ेंगे तो मौर्य काल और शुंग काल एक दूसरे से रिलेट करते रहेंगे। ठीक है, बाकी बाद में हम इनका तुलनात्मक अध्ययन ही करेंगे जिससे आपको एकदम चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, जो अशोक ने हमने पीछे पढ़ा था कि 7 स्तूपों को खुदवाकर उनकी जगह पर 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। लेकिन जब शुंग काल आया और शुंग काल में जब पुष्यमित्र शुंग जो है जब शासन कर रहा था तो उसने क्या किया, इन 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया, यानी नष्ट करवा दिया। तो इसीलिए इसको बौद्धों का हत्यारा भी कहा जाता है। जैसा आपको हम पढ़ा चुके हैं, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो स्तूप होते थे वो क्या बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध थे, जो संस्थापक थे, उनकी याद में बनाए जाते थे स्मारक के तौर पर। तो उसको इन्होंने जो है पुष्यमित्र शुंग ने सभी को तुड़वा दिया, तो इसीलिए इनको बौद्ध का हत्यारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन स्तूप जो हैं उनकी विशेषता क्या थी। तो जो मौर्यकालीन स्तूप थे वो कच्ची ईंटों के बनते थे और मिट्टी से बनाए जाते थे, मतलब कच्ची ईंटों की और मिट्टी के बनते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे शुंग काल आया तो विकास हुआ और फिर ये पत्थर के बनने लगे, यानी पाषाण के बनने लगे। अब हम पढ़ेंगे भरूच स्तूप। देखिए, भरूच स्तूप की बात करें तो इसकी स्थिति सबसे पहले जानेंगे। तो भरूच का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश की नागौद रियासत में सतना नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश की नागौद रियासत में सतना नामक स्थान पर। लेकिन अभी ये जो पूर्णतः है ये नष्ट हो चुका है। इसके निर्माण की बात करें तो निर्माण तो इसने पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था और इसकी खोज जो है 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। लेकिन जब ये नष्ट हो गया तो इसके जो अवशेष थे वो संग्रहालयों में संग्रहित कर दिए गए ताकि जो हमारी ये विरासत है उसको हम देखें, समझें और पढ़ें। और इसीलिए इसके जो अवशेष हैं वो हमारे संग्रहालयों में संग्रहित हैं। यहाँ भारत के अलावा विदेशों में भी इसके अवशेष संग्रहित हैं। तो कहाँ कहाँ पर संग्रहित हैं? तो इसके जो अवशेष हैं वो अधिकांशतः भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है और ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। कहाँ है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में और ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। अगर पुरावशेष की बात करें, पुरावशेष मतलब जो ज़मीन के नीचे का भाग होता है, तो वो कहाँ पर है? वो है भारतीय कला भवन वाराणसी में जो कि उत्तर प्रदेश में है, और राम भवन संग्रहालय सतना जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट बात करें वेदिका के अवशेष। देखिए, वेदिका यानी रेलिंग जो स्तूप के चारों ओर बनाई जाती है, तो उसके अवशेष कहाँ पर हैं? उसके अवशेष हैं इलाहाबाद संग्रहालय में और प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में।
तो ये है अवशेष का पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। 6 जगह हैं कौन कौन से जहाँ पर अवशेष हैं, पूरा अवशेष हैं और रेलिंग यानी वेदिका के अवशेष हैं। यहाँ पर 3 प्रतिमाएं मिली हैं, माया देवी का स्वप्न, कुबेर की खड़ी प्रतिमा और जैतवन के दान की मूर्ति। जिसमें जो 2 प्रतिमाएं हैं, शुरू की जो 2 प्रतिमाएं हैं, माया देवी का स्वप्न और कुबेर की खड़ी प्रतिमा, ये कनिंघम ने खोज की थी। किसने की थी? कनिंघम ने। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके बाद में आपका शुंग काल समाप्त हो जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो देख लेते हैं क्या है। तो जो छोटे स्तूप हैं उनको कहा जाता है अल्पेशांख्य और बड़े स्तूप उनको कहा जाता है महेशांख्य। देखिए हम स्तूप पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बड़े स्तूप को क्या कहा जाता है और छोटे स्तूप को क्या कहा जाता है। छोटे स्तूप को क्या कहा जाता है? अल्पेशांख्य, जबकि बड़े स्तूप को क्या कहा जाता है? महाशांख्य। फिर अगर बात करें भरुच का स्तूप, तो ये पाषाण के धरातल पर ईंटों से बना है और जो इसके तोरण द्वार हैं वो लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। किस पर बना है भरुच का स्तूप? तो ये भरुच का जो स्तूप है ये पाषाण के धरातल यानी पत्थर के धरातल पर ईंटों से बना हुआ है और ये जो इसके तोरण द्वार हैं वो रेड सैंडस्टोन यानी लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा व सुदर्शना यक्षी देवी की प्रतिमाएं व चुलकोका और महाकोका यक्ष महादेवताओं की प्रतिमाएं भरुच से मिली हैं। देखिए 2 यक्षिणी और 2 यक्ष की प्रतिमाएं कहाँ से मिली हैं? भरुच से मिली हैं। और 2 यक्षिणी कौन कौन सी हैं? 2 यक्षिणी हैं चंद्रा और सुदर्शना और 2 यक्ष हैं चुलकोका और महाकोका। ये कहाँ से मिले हैं? भरुच के स्तूप से। नेक्स्ट है स्तूपों में मौर्यकालीन कला की प्रमुख इमारत सांची का स्तूप है। बस शुंगकालीन कला की प्रमुख इमारत भरुच का स्तूप है। देखिए हम मौर्य काल में हम पढ़ चुके हैं सांची का स्तूप। तो अगर मौर्य काल में बात करें तो मौर्य काल की जो कला है उसका विशाल रूप हम देख सकते हैं सांची के स्तूप में। लेकिन जो शुंगकालीन कला है इसको हम अगर देखें तो ये भरुच के स्तूप में हम देख सकते हैं। जितना भी विकास हुआ है वो भरुच के स्तूप में साफ दिखाई देता है। नेक्स्ट है भरुच की कला पर लोक कला का प्रभाव होने के कारण यहाँ की मूर्तियाँ चपटी और आकृतियाँ बनी हैं। देखिए हमने बताया आपको कि ये जो शुंगकालीन कला है इस पर जो है लोक कला का प्रभाव है, ये मानव जीवन पर आधारित है। इसलिए यहाँ पे जो मूर्तियाँ बनी हैं वो कैसी हैं? चपटी हैं एवं बोनी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रह्मा, शुक्र, मार भरुच की कला के 3 प्रमुख देवता हैं। यहीं पर इंद्रशाल गुफा में इंद्र और बुद्ध के वार्तालाप का दृश्य है। देखिए पॉइंट आता है कि भरुच की कला के 3 प्रमुख देवता कौन कौन से हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है ब्रह्मा, शुक्र, मार। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भरुच में महात्मा बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं जैसे कि जन्म, संबोधि, ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण का अंकन है। देखिए जैसा आप सब जानते हैं कि देखिए जब कोई चीज़ बनाई जाती है मुख्य रूप से कला में, तब उसको अलंकृत करने के लिए किसी न किसी प्रकार की घटनाओं का उल्लेख कर दिया जाता है, अंकन कर दिया जाता है। जैसे कि अजंता है, अजंता में भी देखिए बौद्ध से संबंधित उनके जो जातक कथाएं हैं उनको, उनके पुनर्जन्म की कथाओं को वर्णित किया गया है, अंकित कर दिया गया है। उसी तरह ये भरुच का अगर स्तूप हम देखेंगे तो इसमें भी जो महात्मा बुद्ध हैं उनके जीवन से संबंधित, चाहे उनके जन्म का कोई दृश्य हो, चाहे उनके संबोधि का दृश्य हो, चाहे उनके धर्मचक्र प्रवर्तन का, इसी तरह से उनसे संबंधित जो घटनाएं हैं उनके जीवन से संबंधित, उनको जो है अलंकृत किया गया है। और लास्ट पॉइंट है कि भरुच से प्राप्त प्रतिमाओं में चुलकोका को हाथी पर व सुदर्शना यक्षी को मकर पर खड़े दिखाया गया है। ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए जो हम अभी आपको बताए हैं कि चुलकोका, महाकोका, सुदर्शना और एक और देवी थी कौन सी? यक्षी। तो जिसमें सुदर्शना और जो यक्षी हैं इनको बताया गया है कि जो चुलकोका देवता थे उनको हाथी पर और जो यक्षी सुदर्शना थी उनको मकर पर खड़े दिखाया गया है। तो ये थे कुछ भरुच के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? गरुड़ स्तंभ या ध्वज स्तंभ के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और आप ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी।
ने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।